इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे संक्रमण धातु संकुलों के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में। हम अपने पहले वीडियो में भी संक्रमण धातुओं के जो संकुल बनते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में कुछ चर्चा कर चुके हैं। वीडियो के इस भाग 2 में आज आगे की बात करते हैं। यह तो हम जानते ही हैं कि जब संक्रमण होता है डी इलेक्ट्रॉन्स का, जब संकुल बनने की प्रक्रिया में, तो उनके कुछ सिलेक्शन रूल्स होते हैं, जैसे कि चक्रण चयन नियम, लेपोर्ट का नियम। इन नियमों के बारे में हमने अपने पहले भाग में चर्चा की थी। आज बात करते हैं इन चयन नियमों के कुछ अपवादों की। पहले शुरुआत करते हैं चक्रण चयन नियम के अपवाद से। ऐसे संकुल जिनमें जो केंद्रीय धातु आयन है उसका विन्यास D5 हो, उनमें पेयरिंग ऊर्जा का मान उच्च होता है, यानी कि जो युग्मन ऊर्जा है उसकी वैल्यूज बहुत ज्यादा होती है, और उनमें चक्रण निषिद्ध संक्रमण पाए जाते हैं। लेकिन इनकी जो तीव्रता है वो बहुत ही कम होती है। अब ये क्यों नहीं हो सकते चक्रण संक्रमण? इसका कारण चक्रीय कक्षीय कोणीय संवेग का युग्मन है। इस कारण से विभिन्न ऊर्जाओं में एक डिफरेंस, एक अंतर आ जाता है। दो अवस्थाओं के हल्के मिश्रण, जैसे निम्न अवस्था में लगभग 99% सिंगलेट हो तथा 1% ट्रिपलेट हो, या उत्तेजित अवस्था जिसमें 99% ट्रिपलेट तथा 1% सिंगलेट होता है, इससे जो बैंड प्राप्त होगा उसकी बैंड तीव्रता जो होगी सिंगलेट सिंगलेट और ट्रिपलेट ट्रिपलेट दोनों प्रकार के संक्रमण से प्राप्त होती है। और इस प्रकार जो चक्रण नियम ने जिस संक्रमण को निषिद्ध किया है, जिसके लिए वो मना करता है, वह चक्रण नियम टूट जाता है और हमें स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं लेपोर्ट चयन नियम के अपवाद के बारे में। धातुओं के कक्षों के मिश्रित होने से, जैसे डी और एफ मिक्स हो जाए, डी और पी ऑर्बिटल मिक्स हो जाए, या वाइब्रोनिक कपलिंग कंपनीय युग्मन हो, तो लेपोर्ट का जो चयन नियम है उसकी पालना नहीं होती है। तो दो कारण हो गए। एक तो जबकि मेटल ऑर्बिटल्स का मिक्सचर हो जाए, ये कौन कौन से हो सकते हैं? डी और एफ का मिक्सचर हो जाए, या डी और पी का मिक्सचर हो जाए, या फिर वाइब्रोनिक कपलिंग हो जाए, तो लेपोर्ट चयन का नियम की पालना नहीं होती है और संक्रमण हो जाता है। डी और एफ तथा डी और पी कक्षकों के मिश्रित होने से लिगेंडों के कंपन में एक अस्थायी विकृत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब अकेला डी ऑर्बिटल हो, अकेला पी ऑर्बिटल हो, उससे जो लिगेंड में कंपन होते हैं उसकी तुलना में जब ये कक्षकों का मिश्रण होता है उनके कंपनों में एक फर्क होता है, और उस वजह से एक अस्थायी डिस्टोर्टेड रीजन क्रिएट होने लगता है। अतः जो केंद्रीय परमाणु सेंट्रल मेटल आयन जो है, इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण के दौरान पूरे समय तक सममित क्षेत्र केंद्र पर उपस्थित नहीं होता। अर्थात जब इस तरह की विकृति नहीं होती है तो जो केंद्रीय परमाणु, जो सेंट्रल मेटल एटम जो है, वह सेंटर ऑफ सिमेट्री पर उपस्थित रहता है। लेकिन जैसे ही ये विकृति होने लगती है तो वह जो आकृति बनी उसके सेंटर पर नहीं रह पाता है। इस कारण से चतुष्फलकीय संकुलों में डी और पी ऑर्बिटल का जो मिक्सचर बनता है, और जो अष्टफलकीय संकुलों में भी तो डी और पी ऑर्बिटल का जो मिक्सचर है, तो चतुष्फलकीय संकुलों में अधिक तीव्र अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं। कंपन तथा इलेक्ट्रॉनिक युग्मन से बनने वाले कंपनीय युग्मन से सममिति का केंद्र हट जाता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री शिफ्ट हो जाता है, और इस प्रकार बनने वाला निषिद्ध बैंड किसी अनुमत बैंड के निकट हो
तो कभी कभी इनके मिश्रण से अवशोषण बैंड प्राप्त होता है, इसे तीव्रता हरण कहते हैं। सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जब कभी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में दो स्पेक्ट्रा प्राप्त होंगे, एक जो सिलेक्शन रूल की वजह से परमिट है तो उनका बैंड प्राप्त होगा, और कुछ जो संक्रमण होंगे जो कि सिलेक्शन रूल में परमिट नहीं है लेकिन कंपनी युग्मन की वजह से हो रहे हैं तो उनके बैंड भी प्राप्त होंगे। तो जब दोनों बैंड एक साथ प्राप्त होते हैं तो उनकी तीव्रता में कमी आने लगती है, इसे तीव्रता हरण कहते हैं। बैंड चौड़ाई तथा आकृति। सामान्यतः रूम टेम्परेचर पर डी डी ट्रांजिशन के लिए जो एब्जॉर्प्शन के जो बैंड है उनकी जो विड्थ है लगभग 1000 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। और इन बैंड की प्राप्ति के जो कारण है वो इस प्रकार है: आणविक कंपन यानी कि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, चक्रण कक्षक युग्मन यानी कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, और जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। इनमें जो डी डी संक्रमण की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, वो बहुत ही कम होती है। जब ये संक्रमण चक्रण तथा लेपोर्ट वर्जित होते हैं, यानी कि जो चक्रण का जो नियम था और जो लेपोर्ट का नियम था उनमें ये अलाउ नहीं होते हैं, और उसके बावजूद भी अगर संक्रमण होता है तो उससे जो बैंड प्राप्त होते हैं उसकी तीव्रता बहुत ही कम होती है और एप्सिलॉन का मान बहुत कम आता है। अष्टफलकीय संकुलों में जब प्रतिस्थापन के कारण संकुलों के सममिति केंद्र में विकृति आती है, यह हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जब ऑर्बिटल का मिक्सचर बनेगा तो संकुल का जो सममिति केंद्र है वह शिफ्ट हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, और उसकी वजह से अवशोषण उच्च हो जाता है। और चतुष्फलकीय संकुलों में लिगेंड क्षेत्र में सममिति केंद्र अनुपस्थित होने के कारण लेपोर्ट प्रतिबंध लागू नहीं होता है। तो जो चतुष्फलकीय संकुल जो है उनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री चूंकि होती ही नहीं है, अतः उस पर जो लेपोर्ट के जो सिलेक्शन रूल है वो लागू नहीं होते हैं। लेकिन अष्टफलकीय संकुल में जब कभी ऑर्बिटल का मिक्सचर हो जाए या वाइब्रोनिक कंपन होने लग जाए तब एप्सिलॉन का मान कम हो जाता है, और इसी कारण से समान आयन वाले चतुष्फलकीय संकुलों का रंग अष्टफलकीय संकुलों की तुलना में अधिक तीव्र होता है। दो उदाहरण आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। टेट्राक्लोरो कोबाल्टेट सेकंड नीले रंग का होता है, जबकि हेक्सा अमीनो कोबाल्ट सेकंड गुलाबी रंग का होता है। चक्रण वर्जित संक्रमणों से प्राप्त बैंड तीव्र होते हैं, जबकि चक्रण अनुमत संक्रमणों से प्राप्त बैंड चौड़े होते हैं। यह दो चीजें हमें याद रखनी चाहिए कि जो सिलेक्शन रूल थे, जो उनके अनुसार जो परमिट संक्रमण है उनसे जो अवशोषण के बैंड प्राप्त होंगे वो उनकी विड्थ ज्यादा होगी, वो बैंड चौड़े होंगे। और जो सिलेक्शन रूल में निषिद्ध हैं, जो वर्धित हैं, उन संक्रमणों से जो बैंड प्राप्त होते हैं वो तीव्र होते हैं, उनकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। अब जो अनुमत संक्रमण है, जो कि अलाउड ट्रांजिशन है, उनके बैंड चौड़े होते हैं, विड्थ ज्यादा होती है, क्योंकि इनमें उत्तेजित अवस्था की बंध लंबाई ज्यादा होती है। और इलेक्ट्रॉनिक जो संक्रमण है वो कंपन संक्रमणों से ज्यादा तीव्र होते हैं। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा यानी कि आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। संक्रमण धातुओं के संकुलों के स्पेक्ट्रा में तीव्र बैंड इलेक्ट्रॉनों के लिगेंड कक्षक से धातु कक्षक अथवा इसके विपरीत स्थानांतरण से प्राप्त होते हैं। तो यह हम सभी जानते ही हैं कि किसी भी संकुल से हमें स्पेक्ट्रा क्यों प्राप्त होता है, कि जो इलेक्ट्रॉन या तो लिगेंड के जो ऑर्बिटल्स हैं उससे मेटल ऑर्बिटल में जा रहे हैं, या इसका उल्टा हो रहा है कि मेटल ऑर्बिटल से लिगेंड ऑर्बिटल में जा रहे हैं। इस वजह से हमें तीव्र बैंड वाले स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं। अब यह जो प्रक्रिया है साधारण रूप से चयन नियमों के अंतर्गत
नहीं आती है। और इस कारण से ये जो चार्ज ट्रांसफर जो बैंड है, इनका अवशोषण गुणांक 500 से 2000 की रेंज में होता है, जबकि डीडी संक्रमण जो कि चयन नियमों से अनुमत है, उनके लिए इसका मान 100 से कम होता है। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा जनरली अल्ट्रावायलेट रीजन में पाए जाते हैं। कई बार जो ट्रांसफर स्पेक्ट्रा तथा जो डीडी एब्जॉर्प्शन बैंड है, उनकी ओवरलैपिंग हो जाती है, और जब ऐसा होता है तो कॉम्प्लेक्स का जो कंप्लीटली डीडी स्पेक्ट्रा प्राप्त करना संभव नहीं होता है। साधारणतः मोलर अवशोषण गुणांक के उच्च मान आवेश स्थानांतरण बैंड का होना ही सूचित करते हैं। यानी कि हमने किसी कॉम्प्लेक्स का तब स्पेक्ट्रा लिया और उसमें जो स्थानांतरण की वजह से जो बैंड आया, उसको ओवरलैप कर लेता है डीडी अवशोषण बैंड, और जब वो ओवरलैप हो जाता है तो पूर्ण रूप से डीडी स्पेक्ट्रा प्राप्त नहीं होता है। और ऐसे में जो मोलर अवशोषण गुणांक है, उसके जो उच्च मान है, वह ये बताते हैं कि इसके साथ में ट्रांसफर स्पेक्ट्रा भी है। इसके कई उदाहरण अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस में पाए जाते हैं। अब यहां आपको अपने स्क्रीन पर हेलोजन के कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा होगा। इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनकी जो पूरी सीरीज है, उसमें पराबैंगनी क्षेत्र में प्रबल अवशोषण पाया जाता है तथा इसकी आवृत्ति आयोडीन से लेकर फ्लोरीन तक बढ़ती जाती है। इससे हम यह रिजल्ट निकाल सकते हैं कि उच्च आवृत्ति की ओर विस्थापन इलेक्ट्रॉन के लिगेंड से धातु आयन की तरफ स्थानांतरण से संबंधित है, कि जो जो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होगी तो लिगेंड से धातु आयन की तरफ जाए, त्यों तो इसकी आवृत्ति बढ़ती चली जाएगी। आयरन थर तथा थायोसाइनेट या फिनोल की अंतःक्रिया से बनने वाले रंगीन यौगिकों में भी यही प्रक्रिया होती है। तो आयरन के जो कॉम्प्लेक्स बने थायोसाइनेट के साथ या फिनोल के साथ, तो वो जो कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनेंगे, उसमें भी यही हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लिगेंड से धातु आयन की तरफ गति कर रहे हैं। यदि संक्रमण की आवृत्ति कम है तो धातु का अपचयन होता है, और इसी कारण फ्लोराइड की उच्च सांद्रता की उपस्थिति में कॉपर सेकेंड विलेन का रंग नीला रहता है, जबकि क्लोराइड तथा ब्रोमाइड की अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो गहरा रंग उत्पन्न होता है। और इसी कारण आयोडाइड के प्रभाव से कॉपर सेकेंड जो है वो कॉपर फर्स्ट में अपचयित हो जाता है। संक्रमण धातु संकुलों में अधिकांशतः आवेश स्थानांतरण में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण लिगेंड से धातु की ओर होता है। धातु में जो नॉन बॉन्डिंग और जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, इसी कारण से होता है। तो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन के लिए वहां एक तरह से रिक्त स्थान उपलब्ध होता है, कि जो सेंट्रल में मेटल आयन है, उसके पास में एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग दोनों तरह के ऑर्बिटल्स हैं। तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन जो है, उनका स्थानांतरण धातु आयन की तरफ हो सकता है। जब धातु लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो लिगेंड के पास लो एनर्जी का एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, तो जो चार्ज का ट्रांसफर है वो धातु से लिगेंड की तरफ होने लगता है। आयरन सेकेंड के जो डाइपिरिडिल या ऑर्थोफेनेथ्रोलिन के साथ जो लाल संकुल बनते हैं, वह इसी स्थानांतरण की वजह से होते हैं। तो ये ऐसा कब हुआ? जब लिगेंड के पास भी लो एनर्जी का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो धातु आयन के पास तो नॉन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दोनों तरह के ऑर्बिटल उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में अगर लिगेंड के पास लो एनर्जी का एंटी बॉन्डिंग अगर ऑर्बिटल उपस्थित है, तो जो चार्ज का ट्रांसफर है वो धातु से लिगेंड की तरफ होगा। जैसा कि आयरन सेकेंड के ये जो दो संकुल हैं डाइपिरिडिल के साथ और ऑर्थोफेनेथ्रोलिन के साथ, उनमें इसी तरह का आवेश स्थानांतरण होता है। कुछ संकुलों में क्या होता है कि जो संक्रमण धातु है वो दो ऑक्सीकरण अवस्थाओं में एक साथ होते हैं। इन्हें मिक्स्ड वैलेंस कंपाउंड या मिश्रित संयोजकता
यौगिक भी कहते हैं। इन यौगिकों का एक उदाहरण है पोटेशियम आयरन थर्ड हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। पोटेशियम आयरन थर्ड हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, यह एक पर्शियन ब्लू रंग का कॉम्प्लेक्स है। इसमें उच्च चक्रण वाला आयरन थर्ड अष्टफलकीय रूप से ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में 6 साइनाइड आयनों से घिरा होता है। साइनाइड आयन का जो नाइट्रोजन एटम है वह इनसे बॉन्डिंग करता है तथा जो निम्न चक्रण वाला आयरन है वह 6 कार्बन परमाणुओं से बॉन्डिंग करता है। उत्तेजित अवस्था में पूर्व वाला Fe थर्ड हाई स्पिन Fe सेकेंड में अपचयित हो जाता है, जबकि बाद वाला जो निम्न चक्रण Fe थर्ड में ऑक्सीकृत हो जाता है। इस प्रकार के जो ट्रांजिशन होते हैं उसमें जो लिगेंड है साइनाइड उसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और जो साइनाइड का जो पाई बंध है वो चार्ज ट्रांसफर में हेल्प करता है। अभी हमने एक उदाहरण लिया था आयरन के मिश्रित संयोजकता वाले कॉम्प्लेक्स का। आयरन के और भी कई मिश्रित संयोजकता वाले यौगिक ज्ञात हैं। अब ये जो मिश्रित संयोजकता वाले जो आयरन के यौगिक हैं, ये जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा देगा या नहीं देगा, यह आयरन सेकेंड और जो आयरन थर्ड है उनके सेपरेशन पर निर्भर करता है। आयरन सेकेंड तथा आयरन थर्ड के जो फॉस्फेट है वो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा शो करते हैं, परंतु इसी प्रकार के संकुल जो हैलाइड के साथ बने हैं उसमें चूंकि चार्ज ट्रांसफर के लिए कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, तो वो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा शो नहीं करते हैं। आयरन के अलावा और भी धातुएं हैं जो मिश्रित संयोजकता वाले गहरे रंगीन यौगिक बनाते हैं। अब बात करते हैं परमाणु में ऊर्जा स्तर तथा स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स की। ये हम सभी जानते ही हैं कि परमाणु में ऊर्जा स्तरों को हम 4 क्वांटम संख्याओं में बांट सकते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या n, द्विगंशी क्वांटम संख्या l, चुंबकीय क्वांटम संख्या m और स्पिन क्वांटम संख्या s। जो मुख्य क्वांटम संख्या जैसे कि n से प्रदर्शित करते हैं, इनके मान 1, 2, 3, 4 हो सकते हैं तथा ये मान नाभिक के चारों ओर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, सो ऑन ऊर्जा लेवल्स, ऊर्जा स्तरों को प्रदर्शित करते हैं। दूसरी क्वांटम संख्या है द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसे कि L द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसी दिए गए n के लिए इनका मान 0 से लेकर n-1 तक हो सकता है। और द्विगंशी क्वांटम संख्या कक्ष की आकृति तथा कक्षीय कोणीय संवेग की व्याख्या करती है। यहाँ स्क्रीन पर आप एक सारणी देख रहे होंगे, इसमें अलग अलग n मानों के लिए L के मान दिए गए हैं और उनमें आकृति कैसी होगी यह भी दर्शाया गया है। यह तो भी हमने जाना ही था कि किसी दिए गए n के लिए L का मान 0 से लेकर n-1 तक होगा। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो L का मान 0 ही हो सकता है, और जब n 1 हो और L 0 हो तो गोलाकार S कक्षक को रिप्रेजेंट करता है। जब n की वैल्यू 2 हो तो n के 2 मान हो सकते हैं, 0 और 1। जब L का मान 0 है तो वही गोलाकार S कक्षक होगा, और L का मान अगर 1 है तो डंबल आकृति का P कक्षक होगा। इसी तरह से n का मान 3 होने पर L का मान 0, 1, 2 हो सकते हैं। वो क्रमशः S, P और D कक्षक को प्रदर्शित करते हैं। सरलता से याद रखने के लिए यह ध्यान रख सकते हैं कि जो n की वैल्यू होगी L के कुल उतने मान होंगे। आप सारणी की पहले उस पंक्ति में देखें, जब n की वैल्यू 1 है तो L के लिए एक ही मान है, वह है 0। जब n की वैल्यू 2 है तो L के 2 मान आते हैं, 0 और 1। जब n का मान 3 है तो L के भी 3 मान है, 0, 1 और 2। चुंबकीय क्वांटम संख्या m, इसे हम m द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और
किसी दिए गए L के लिए इसका जो मान है वह +L से लेकर -L तक होता है। फिर बात करते हैं स्पिन क्वांटम संख्या की। इसे अंग्रेजी अल्फाबेट s या ms द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और ये हम सभी जानते ही हैं कि इसकी वैल्यू +12 या -1 होती है। और जब संकुल बनते हैं तो किसी भी तल में इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम है हुंड के नियम, पाउली के अपवर्जन का सिद्धांत तथा ऑफ-बोर्न नियम के अनुसार होता है। उदाहरण के लिए हम कार्बन की बात करते हैं। कार्बन जिसका कि परमाणु क्रमांक 6 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p2, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन 2p कक्षक में होंगे। अब ये जो 2p कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है उनकी क्या क्या व्यवस्थाएं अलग अलग हो सकती हैं, ये आपको आगे चित्र में दर्शाई गई है। आपकी स्क्रीन पर लेफ्ट हैंड साइड में आप टॉप पे देखेंगे तो वहां हमने कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया है 1s2 2s2 और 2p2। अब चित्र में नीचे की तरफ आप कुल 15 विन्यास देख रहे हैं कि 2p के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वह कितने तरह से हम उनको समायोजित कर सकते हैं। px, py, pz कक्ष को दिखाया गया है। अब ये संभावना है कि दोनों इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर लें, px में दोनों इलेक्ट्रॉन py में पेयरिंग कर लें, दोनों इलेक्ट्रॉन pz में पेयरिंग कर लें। ये चित्र में आप बिल्कुल राइट हैंड साइड में देख पाएंगे। अगर ये पेयरिंग नहीं करते हैं और अलग अलग रहते हैं तो दो संभावना बनती हैं कि दोनों की स्पिन एक जैसी हो और वो अलग अलग कक्षक में हो। जो चित्र में बिल्कुल आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे कि दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन समान है और इन्होंने पेयरिंग नहीं की है, तो दोनों px py में हो सकते हैं, py pz में हो सकते हैं, px pz में हो सकते हैं। इनकी स्पिन उल्टी भी हो सकती है जो नीचे के 3 चित्र में दिख रहा है। और जो तीसरी अवस्था बनती है कि दोनों इलेक्ट्रॉनों की स्पिन अलग अलग हो, एक +12 का हो और एक -12 का हो, तो उनको किस तरह से समायोजित कर सकते हैं ये चित्र के मध्य में आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से कुल 15 विन्यास हम बना सकते हैं 2p के 2 इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करने के लिए। और जब हमने ये 3 अलग अलग बताए इसका अर्थ हम इन्हें 3 विभिन्न ऊर्जाओं के वर्गों में बांट सकते हैं। यह 3 ऊर्जा अवस्थाएं हैं, अतः p कक्षक के समभ्रंश डिजेनरेट तथा समान ऊर्जा के होते हुए भी इनके उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप परमाणु अथवा आयन में निम्नतम अवस्था तथा एक से अधिक उत्तेजित अवस्थाएं बन सकती हैं। मोटे रूप से हमें लगता है कि 2p में 2 इलेक्ट्रॉन का होना कोई अलग अलग स्तर नहीं बताता है, जबकि इस चित्र से यह स्पष्ट है कि यह अलग अलग 15 विन्यास बना सकते हैं। और जब ये 15 अलग अलग विन्यास बनाए गए हैं तो इनमें जो आपस में अंतःक्रिया होगी उसके परिणाम स्वरूप परमाणु अथवा आयन में एक निम्न ऊर्जा की या उत्तेजित अवस्था बन सकती है। और ये जो इलेक्ट्रॉनों के आपस में स्थिर वैद्युत आकर्षण है ये एक दूसरे को निम्न प्रकार से प्रभावित करते हैं। ये दो प्रकार आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। पहला, इलेक्ट्रॉन के चक्रण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की अंतरक्रिया अथवा युग्मन द्वारा। अभी हमने पहले चित्र में देखा था कि किस तरह से इनकी आपस में अंतरक्रिया हो सकती है अथवा किस तरह से इनका युग्मन हो सकता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति से उत्पन्न क्षेत्र के युग्मन, यानी कि जो इनका कक्षीय कोणीय संवेग है उनकी पेयरिंग से। जब कई इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर में भरे जाते हैं तो जो ऊर्जा अवस्थाएं प्राप्त होती है वह इलेक्ट्रॉन के कक्षीय कोणीय संवेग क्वांटम संख्या के परिणाम पर निर्भर करती है। कक्षीय कोणीय संवेग क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉन के सभी L मानों के परिणाम को एक नई क्वांटम संख्या कैपिटल L द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो यह हमें भ्रमित नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि जो स्मॉल l के जो सारे मान हैं उसके
अकॉर्डिंगली एक नई क्वांटम संख्या जो कि कैपिटल एल है उसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, और यह जो है परमाणु की ऊर्जा अवस्थाओं को बताता है। और जब कैपिटल एल का मान 0 से लेके आगे तक होगा, जो आप सारणी में देख पा रहे होंगे, उनके लिए अवस्था को अलग अलग नाम दिए गए, एस पी डी एफ जी एच आई के एल। इस सारणी में आप देखेंगे कि एफ जी एच आई और बाद में जे नहीं लिया गया है। तो जे का उपयोग इसलिए नहीं किया जाता है कि जब हम आगे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि हम जे सिंबल का उपयोग अन्य क्वांटम संख्या को व्यक्त करने के लिए करते हैं। तो अभी तक आपने देखा होगा कि जब एल की वैल्यू स्मॉल एल 0 था तो हम एस लिखते थे स्मॉल, जब स्मॉल एल 1 था तो पी लिखते थे, फिर स्मॉल डी स्मॉल एफ लिखते थे। जब कैपिटल एल जो कि परमाणु की ऊर्जा अवस्थाओं को बताता है, तो उस अवस्था के लिए जो सिंबल है वो कैपिटल लेटर्स में, 0 के लिए एस, 1 के लिए पी, 2 के लिए डी, 3 के लिए एफ, फिर जी एच आई सो ऑन चलेगा। बस बीच में से जे अक्षर को नहीं लेना है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने ये देखा कि जो चक्रण के जो चयन नियम थे वह कब टूटते हैं, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा कब बनते हैं, और किस तरह से जब स्मॉल एल के विभिन्न ऊर्जा अवस्थाओं के योग से हम कैपिटल एल को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, और उन कैपिटल एल के मान के हिसाब से उन अवस्थाओं के नाम क्या हो सकते हैं। धन्यवाद।